मे आई कमिंग सर? आइए। नमस्ते सर, नमस्ते। जयपुर आपका गृह जिला है जी सर। और आप नौकरी कहाँ कर रहे हैं? सर ब्यावर में कर रहा हूँ, तो दूर ब्यावर पोस्ट कब ऑफिस। से? मैं वैसे 2012 से हूँ अजमेर जिले में, फिर अभी न्यू डिस्ट्रिक्ट बना है ब्यावर। ये कौन से ग्रेड के टीचर है आप? पहले मैं थर्ड ग्रेड में था, लेवल 1। अच्छा, और अभी वहाँ तो जिले के अंदर रहना पड़ता हो, हाँ जिले से बाहर ट्रांसफर नहीं होते शायद। जी सर। आपका अजमेर जिले में पोस्टिंग हुआ, जी सर। अब वर्तमान में मैं प्रधानाध्यापक हो गए। प्रधानाध्यापक। अब तो आपका ट्रांसफर हो सकता है देखो। जी सर। तो अब आपको चाहिए नहीं, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे। अच्छी बात। जी अजमेर से पढ़े हैं आप? अजमेर से, हाँ जी। और अजमेर में पीएचडी की रजिस्ट्रेशन करा लिया आपने? कौन है आपके भाई? सॉरी सॉरी, ये देखिए, ये जयराम पेशा कानून का एक ऐतिहासिक है। जरायम पेश, जय- जरायम पेश। जी सर। चलिए, आप इसको वहाँ रजिस्ट्रेशन कब हुआ आपका? 2022 से? 2022 का एनरोल है, लेकिन अभी 2024 में ही जो लेटर इशू हुआ। अच्छा, उसका तो ये जो जहाँ तुम खड़े हैं और नौकरी करते हैं, इसको ये मेरवाड़ा क्षेत्र क्यों है? मेरवाड़ा सर, यहाँ बेसिकली मेर जनजाति का क्षेत्र है, और मेर जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण ही इसको मेरवाड़ा क्षेत्र नाम दिया गया। कुछ पहाड़ियां के कारण भी इनको मेरवाड़ा क्षेत्र नाम दिया गया है। तो ये अंग्रेज सरकार ने, कंप्यूटर सरकार ने कुछ काम भी किया था कि वहाँ पे कंट्रोल करेंगे? जी सर। क्या? जब क्रांति से थोड़े दिन पहले, जब 1818 में मेर रेजिमेंट का गठन किया गया था, यहाँ के जो क्रांतिकारी उनको सेना में भर्ती किया गया था लोगों, बड़े स्तर पर। मेर रेजिमेंट जो थी वो कंप्यूटर सरकार की थी या मेवाड़ रियासत की थी? सर उसमें क्या है कि जो खर्चा उठाना था वो राजाओं को उठाना था। मेवाड़ को और मारवाड़ दोनों की हिस्सेदारी तय की गई थी उसमें, सेना पर व्यय करने खर्च। ये ब्यावर शहर तो बने तो ब्यावर शहर सर एग्जैक्टली तो पता नहीं है, लेकिन ये आधुनिक शहर है, पर लंबे साल पुराने समय से रहा है। नहीं सर, पूरा आधुनिक शहर है। अंग्रेजों कर्नल डिक्सन के द्वारा बसाया गया शहर। एक बड़ी ही विलक्षण आपकी रुचि है, प्रकृति को निहारना। जी सर। कैसे निहारते हो आप? जी सर, कोई महत्वपूर्ण प्लेस पे या कोई आसपास अगर सौम्य दृश्य नजर आता है तो उसको देखता हूँ, और देखने के साथ साथ उसको कैप्चर करने की कोशिश भी करता हूँ कैप्चर कैसे? अपने मोबाइल में। ब्यावर के आसपास ऐसी कोई जगह है? ब्यावर के आसपास सर एक श्री सीमेंट प्लेस बना हुआ है, उस पे एक प्राकृतिक दृश्य है, एक आस पहाड़ भी है जिसपे एक मंदिर है, और मंदिर के आसपास कोई ऐसी जगह जिसको अंग्रेजों ने निहारने के हिसाब से बनाया हो ब्यावर के आसपास? आप ब्यावर के आसपास सर टोडगढ़ क्षेत्र है। टोडगढ़ में एक दुधालेश्वर महादेव का मंदिर भी बना हुआ है, और टोडगढ़ एक बड़ा पैलेस गढ़ दुर्ग के भांति बना हुआ है, जहाँ पर आधुनिक समय में जो कर्नल जेम्स टोड है वो निवास करते थे, उनके निवास क्षेत्र के हिसाब से बनाया हुआ है। आपका स्नातकोत्तर में स्पेशलाइजेशन है आधुनिक भारत, जी ना, इग्नू से आपने किया है। तो भारत के संवैधानिक विकास की दृष्टि से 1935 के एक्ट को आप कैसा समझते हैं, या अपने विद्यार्थियों किस प्रकार उसकी विशेषताओं से पिछले से तुलना करते हुए, या उसकी जो नवीन विशेषताएं हैं उसके विषय में क्या बताना चाहेंगे? जी मैम, आप 19 बोर्ड का थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। जी 1935 का भारत शासन अधिनियम ये एक अपने आप में अन्य पहले के जो अधिनियम थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा लागू किए गए, उनमें एक अपने आप में कुछ अलग था।
एक तो इसमें जो 1919 की जो कमियां रही थी एक्ट में, उसको सुधारने का प्रयास किया गया। इसमें एक तो जो परिषद है, विधान सॉरी जो उनकी सदस्य संख्याओं में वृद्धि की गई। कार्यकारिणी परिषद है और विधान परिषद है, विधानसभा है, उन सदस्यों संख्या में वृद्धि की गई। दूसरा अपन देख सकते हैं इसमें कि एक तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसका भी इसमें गठन किया गया और एक व्यवस्थित जो उसका दिल्ली में, पहले जो कोलकाता में था उसका अब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। तीसरा अपन इसमें ये देख सकते हैं कि जी मैम अभी इतना याद कर। आपने भी इसमें लिखा है पीएचडी परस्यू कर रहे हैं जरायम पेशा कानून का ऐतिहासिक अध्ययन जयपुर रियासत के विशेष संदर्भ में। तो आपने सारा शिक्षा आपकी अजमेर से है, आपने रजिस्ट्रेशन वहीं कराया, तो जयपुर के विषय में विशेषतः लेने का कोई विशेष कारण है? तो मैम मैं जयपुर क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, इस वजह से, और एक मैं एक जनजाति समुदाय से भी बिलोंग करता हूँ, तो इस वजह से मैंने चैप्टर लेना उचित समझा। तो ये जो जातियों का इशू ये यूपीआ या फिर जरायम बेटा जातियाँ और इसी तरह से और जातियों का की उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, फिर उनने जो ये जो सारी जातियाँ थी ये एक तरह से जो कहना चाहिए इनको पिछड़े पन की न्यूनतम की है। तो ये जो क्लासिफिकेशन था, ये क्लासिफिकेशन उन्होंने नया किया था या इससे पहले भी इस तरह का क्लासिफिकेशन आपकी जो पुराना समाज था उसमें था इस तरह का मौजूद है? जी सर, प्राचीन समय में भी क्लासिफिकेशन अपन देखें तो वैदिक काल में भी नजर आता है कहीं न कहीं वर्ण व्यवस्था के माध्यम से। उस टाइम में तो आधुनिक काल में ये जो जातियाँ जो जिन्होंने पहले बनाई है जरायम पेशा, इसके अंदर तो कौन सी जातियाँ? इसके अंदर सर मुख्य रूप से जो आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त जनजातियों को शामिल किया गया था। तो ये अपराधी प्रवृत्तियों में लिप्त जातियाँ जिनकी भी मैं बात करना चाह रहा हूँ कि क्या पहले हमारे समाज में ऐसी भी ना जातियाँ की आपराधिक प्रवृत्तियों के आधार पर इनको जेला खरीदा जाता था या कि अंग्रेजों ने करके थे? जी सर, ये वैसे तो अंग्रेजों ने अपनी इन जनजातियों की जो कंट्रोल करने के उद्देश्य से ये क्लासिफिकेशन किया था, ताकि ये जनजातियां के थोड़ी योद्धा प्रवृत्ति की या खुकार प्रवृत्ति की थी, तो इनको कंट्रोल करने के लिए ही ये जराइम पेशा कानून लाया गया था। वैसे जैसे कई प्रकार के विद्रोह अंग्रेजों को देखने पड़े थे, उन विद्रोह के को कंट्रोल करने के हिसाब से इन जातियों क्लासिफिकेशन उनके द्वारा किया। जी सर, इनमें जातियां हैं जैसे संताल है, मुंडा है, उराव है, भील है। जयपुर में सर भील, मीणा और सांसी और ये विशेष रूप से भील है क्या जयपुर का सबको भील देखे? भील तो कम थे अपेक्षाकृत सर, लेकिन वो मीणा है विशेष करके। इसी को थोड़ा अपन आगे बढ़ाते हैं। आपकी निजी राय में, आपकी राय में अंग्रेजों ने जब इस तरह से इनको बताया कि भाई ये इस पेशा जरायम पेशा है कुछ है, तो क्या उसमें सत्य है या उन्होंने अपने नजरिए से इनका एक तरह से कैटेगराइजेशन करने की कोशिश की? क्या ये वाकई ही ऐसे थे? मैम यह मैंने पहले बताया कि जो अंग्रेजों ने कंट्रोल करने के उद्देश्य से इनको एक ऐसे घोषित किया गया था। इन पर आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के तहत पूरे भारत क्षेत्र में सभी जनजातियों पर लागू किया गया। बाद में जयपुर में जराइम पेशा कानून ला करके 1930 में इनका क्लासिफिकेशन किया गया। अब आपने क्योंकि जयपुर रियासत की भी बात करी है, तो जयपुर रियासत में 1930 में अगर ये कानून आ गया
तो जब तक जयपुर रियासत अलग रही, भारत में विलय नहीं हुआ, उसके बाद राजस्थान नहीं बना, क्या ये अधिनियम कायम था? ये अधिनियम मैम इसके लिए काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन बाद में जब भारत देश आजाद हो गया तो 1952 में इस कानून को समाप्त कर दिया। ठीक है, अब आप जो पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? जी मैम। नहीं, वैसे क्या पढ़ाते हैं आप वहाँ स्कूल? स्कूल में मैम मैं वर्तमान में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, तो तो फिर भी कुछ वैसे टीचिंग आवर्स तो होंगे? हाँ बिल्कुल, 9th और 10th को मैं एसएस सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। अच्छा, उसमें इतिहास का कितना वो है, कितनी इतिहास मात्रा इतिहास और कितना बाकी समाज शास्त्र? इतिहास का एक किताब जो आती है वो एक इतिहास की है। अ, आधुनिक भारत का इतिहास भी शामिल है उसमें। हाँ। और विश्व इतिहास भी शामिल। तो इस सब के साथ आपको शोध का कितना समय मिलता है, कैसे करते हो? क्योंकि आप संगीत भी सुनते हो, प्रकृति भी निहारते हो। जी मैम, शोध का मैं जितना स्कूल के बाद में जितना समय मिल पाता है, वैसे खूब समय मिल पाता है, उसके बाद में मैं जितना समय मिलता है वो अपने शोध पे ही विशेष ध्यान देता हूँ, और बाकी अभी एग्जाम्स की तैयारी में भी लगा हूँ। संगीत आगे लिखा है ना, मैंने तो रुचि स्थानीय से क्या सर? स्थानीय सर, मैं स्थानीय लोकगीत जो स्थानीय लेवल पर प्रचलित है, उन संगीत को सुनना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। जो जयपुर जिले के लोग भी जी सर। कौन सी भाषा में हो? हम दोनों ही है भाषा। स्थानीय लैंग्वेज में सर वो विशेष रूप से जैसे राजाओटी, पचवारा, ढूंढाड़ी, इन शैलियों में ज्यादा गाए। अच्छा, ये लौकिक लौकिक जीवन पे या फिर भजन जैसे? जी सर, इनका संबंध वैसे लौकिक जीवन से भी होता है, और जो किसी ऐतिहासिक या किसी पौराणिक कथा पर भी आधारित होता है। तो ये आधुनिक भारत में अभी आप इस 1935 का अधिनियम की बात करेंगे, जिस इसमें एक रेजिडरी पावर, अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान रखा गया। जी इसको दिए जी सर, वो अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान रखा गया है, तो वो भारत के गवर्नर जनरल को क्या उसमें? अवशिष्ट शक्तियां सर जो शक्तियों का वर्गीकरण था, उन वर्गीकरण के अलावा जो कुछ शक्तियां अगर बच जाती हैं। कानून बनाने के हाँ जैसे ठीक कर सकता हूँ, तो कानून बनाने के जो कैटेगरी थी उनमें से अवशिष्ट जो कैटेगरी थी, इसको कौन से कानून माने? तो ये तो संवत ये भी सोचिए कि राज्य का कानून बनेगा, ये जी 3 का कानून बनाएगा, एक इकोनॉमी का बनाएंगे, संवर्ग बिल्कुल। एक चौथी हो गई अवशिष्ट। तो उसमें कौन किस प्रकार के कानूनों का प्रावधान था कि वो उन कानूनों यदि उनके कानून बनाना पड़ा तो गवर्नर जनरल क्या तो? सर ऐसे तो अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। ठीक है, 90 जी सर, नमस्ते। मैं इसको खोलना नहीं, इसको आप इसके बारे में बात भी तो करिए। जी सर। तो ये तो आपका प्रकृति को निहारना तो जाहिर हो रहा है, आप थोड़ा जानते थे उसके बारे में। और अपने गृह जिले को भी, अजमेर को और ब्यावर को आप जानते हैं, सूचना आपकी अच्छी थी, जी सर। ऑलमोस्ट परफेक्ट, कि भाई ये जो भी आपने बताया वो सही था। इसमें थोड़ा सा आप घबरा रहे थे 1935 का अधिनियम पे, आप ठीक से बात नहीं कर पाए सर थोड़ा देख नहीं पाया इन दिनों। और वो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी आपको लानी पड़ेगी। जरायम पेशा कानून कि भाई वो आपको दृढ़ता से कहना पड़ेगा कि अंग्रेजों ने इस तरह का कैटेगराइजेशन किया था। अपराधी जातियां ऐसी कोई परंपरा के अंदर नहीं थी, इनको अपराधी जाति कह देंगे हम। शायद आपका आशय यही था कि भाई भारतीय परंपरा में किसी जाति को अपराधी जाति नहीं कह रखा था, समूची जाति के अंग्रेजों ने ये कहा ये तो जाति अपराधी जाति, यानी उसके हर आदमी को उन्होंने चिन्हित कर दिया एक अपराधी के रूप में। ये भारतीय परंपरा ने कभी नहीं किया था, इस पर आपको दृढ़ता से आना पड़ेगा। पीएचडी भी कर रहे हो, ये तो एक्ट आपने से बताया एक्टिव बोले के आए थे आपका 1818 का 1871 में हाँ, था। तो वो वही लाए थे, उन्होंने ये सब किया कि भाई ये कुछ जातियों को चिन्हित कर दिया, मतलब जाति का हर व्यक्ति जो है अभिशप्त हो गया। बिल्कुल। वो तो आपको क्लियर रखना है ना, क्लैरिटी ऑफ थॉट रखना पड़ेगा, इसको आप देख लेना। ये रुचिकर वो है आपका, इस पर बात पूछी जाएगी। ये आपने इसमें Be clear. मेंशन किया है पीएचडी का ना, तो हाँ। इसके पे आपकी थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी सर ने भी दी आपको अभी, वो उनकी देन है ये। भारतीय परंपरा ने जातियों को अपराधी और नॉन अपराधी के रूप में चिन्हित
नहीं किया था। Britishers- स्पेसिफिकेशन हो सकता है कि भाई उच्च निम्न, ये नहीं कि वो जाति पूरी के की पूरी अपराधी है। समूची जाति कलंकित कर दी जाए। हम्म, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि इसको जो है ये उन्होंने, आपने अभी एक शब्द यूज किया था वो कंट्रोल करने के लिए, हाँ तो ये कह सकते हैं कि आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस या कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए इस तरह से उनको कैटेगराइज कर दिया या वर्गीकृत कर दिया, जबकि ऐसा नहीं था। तो आपका चूंकि पीएचडी का विषय है और पीएचडी का मतलब है आप बहुत गंभीरता से उसमें जाएंगे, तो उसमें आपको बहुत थॉरो होना आवश्यक है, और बाकी विषय पर भी आपको थोड़ा सा हाँ, स्तरीय इसलिए पुस्तकों को, मानक पुस्तकों को आपको क्लियर करना पड़ेगा। आधुनिक बात तो पढ़ लो आप, क्योंकि आपका फील्ड है ना ये। 1935 का अधिनियम में तो बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। ये पहले जिसमें 2 भागों में विभाजन किया शक्तियों का वगैरह, बहुत सी। और हमारा, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था। हाँ, और हमारा संविधान उसी पे आधारित है। 75% हमने उसी से लिया। बात इधर शुरू करो कि स्टिल इट इज इन, कहना चाहिए कि सर्कुलेशन। कोई नहीं, इसको थोड़ा तैयार करना है। बाकी आपका होम डिस्ट्रिक्ट, हॉबी, वो सब अच्छी है। ठीक है, थैंक यू। ओके।